विजय में कोई शंका नहीं, पर यह दाईं ओर हाहाकार कौन कर रहा है? ब्रिगेडियर विल्हम मरा, कैप्टन माक्री मरा, कैप्टन मार्फी, मेजर स्टर्लिन, लेफ्टिनेंट केन, लेफ्टिनेंट रीबन को भी काट मारा। एशियाटिकों में भी तात्या टोपे होता ही है। उस तात्या ने और उसकी सेना ने शाम तक मारा मारी कर आगे बढ़ आई अंग्रेजी सेना को उसके कमांडर के साथ पीछे भगाकर इस तीसरे दिन भी यह तीसरी विजय प्राप्त की। कल से अधिक आज अंग्रेजी सेना की हिम्मत पस्त हुई। उसके दोनों भागों को ही रणांगन में भगा दिया। कल आधा शहर लिया था तो आज तात्या ने सारा कानपुर कब्जा लिया और इस तरह इस जवा मर्द मराठे की तलवार पर यह तीसरी विजय का मुकुट दमकने लगा। अंग्रेजी सेना पीछे भाग रही थी, तभी अंग्रेजों का कमांडर इन चीफ सर कोलिन उसकी छावनी में उपस्थित हो गया। उसने अपनी आंखों से अंग्रेजी सेना की हुई गत देखी है। उसने अपनी आंखों से विद्रोही की विजय सेना कानपुर शहर में घुसती देखी। उसने अपने कान से विद्रोहियों के रणसिंघे व रणताशे और जयनाद कड़कड़ाते सुने। कानपुर की और तात्या टोपे क्या गड़बड़ कर रहा है, यह उसके ध्यान में अच्छी तरह आया। सर कोलिन के अंग्रेजों की छावनी में आ पहुंचने की बात जानते ही जिसका डर था वही हो गया। यह तात्या ने समझ लिया। लखनऊ का जोर ढीला पड़ने से सर कोलिन ससनैद अवध और से कानपुर दौड़ आया। यह अप्रिय सत्य सामने आते ही धीरज ना खोकर तात्या ने अवध की ओर का पुल तोड़कर अंग्रेजी सेना को गंगा नदी उतरना संभव बनाने को पुल पर तोपों की मार शुरू की। पर विद्रोहियों की इन तोपों का रुख समझकर सर कोलिन ने अंग्रेजी तोपों की उल्टी मार चालू की और उसकी छाया में 30 नवंबर तक सारी अंग्रेजी सेना अवध से कानपुर शहर के पास आ बैठी। फिर भी क्रांतिकारी कानपुर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उन्होंने उस शहर के पास ही अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ से दो दो हाथ करने का मन बनाया, क्योंकि दे हैड एज देयर लीडर अ मैन ऑफ वेरी ग्रेट नेशनल एबिलिटीज। इस कर्मठ सेनानी ने अपना बायां बाजू कानपुर और गंगा के बीच अड़चन वाली जगह में अपना मध्य कानपुर शहर में और अपना दायां बाजू गंगा नहर पर फैला रखा था। उसकी सेना में लश्करी शिखंड प्राप्त करीब 10,000 सिपाही थे। उसने दिसंबर की 1 तारीख को अंग्रेजी सेना के कमांडर इन चीफ को चैन से नहीं बैठने दिया। दूसरे दिन तो उसी के तंबू पर विद्रोहियों ने एकाएक गोलाबारी शुरू कर दी। 4 तारीख को उन्होंने कुछ ज्वालागृह नौकाएं अवध के पुल को जलाने के लिए गंगा के प्रवाह में छोड़ दी। तारीख 5 को उनके तोपखाने ने अंग्रेजों की सारी सेना पर ऐसी गोलाबारी की कि सर कोलिन को अपना डेरा छोड़कर सेना की हलचल और अपना तोपखाना बहुत देर तक बंद करना पड़ा। विद्रोहियों की इस ढीठता से दी गई रण चुनौतियों को आज तक चुप होकर सुनने की बारी जो सर कोलिन पर आई थी, वह 4 तारीख के बाद आनी नहीं थी, क्योंकि अब उसने अपनी सेना की उत्तम एकबद्धता कर रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दी थी और इसीलिए प्रत्यक्ष अंग्रेजी कमांडर इन चीफ के तंबू पर रोज रोज गोलाबारी की गेंद का खेल खेलने वाले जिद्दी ढीठ और उद्दाम विद्रोहियों के पास कोई 9-10 हजार सैनिक शिक्षा प्राप्त सिपाही थे और उनके बाएं बाजू में स्वयं नाना साहेब, दाईं ओर ग्वालियर की सेना और उन सब पर तात्या टोपे सेनापति थे। अंग्रेजों के पास काली गोरी कुल 5,000 पैदल, 600 घुड़सवार और 35 तोपे, ऐसे सब मिलाकर 6,000 लोगों की सज्जित सेना थी। चार्ल्स बॉल कहता है, संख्या 75,000 थी और उन सब पर स्वयं कमांडर इन चीफ सर कोलिन सेनापति था। सर कोलिन ने विद्रोहियों के दाएं बाजू असुरक्षित जगह पड़ती हुई है, यह देखकर 6 दिसंबर को प्रातः 9 बजे लड़ाई शुरू कर दी। दाईं ओर मुख्य हमला किया जाना है, यह बात छिपाने के लिए पहले बाएं बाजू पर अंग्रेजी तोपे गोला फेंकने लगे और इस कारण विद्रोहियों का ध्यान भी उधर ही गया। ग्रेट हेड ने विद्रोहियों के मध्य पर भी एक नकली हमला किया। इस तरह उधर गोलेबारी की भयानक उठापटक में वे धरती दहला रहे थे।
तभी दाईं ओर छिपते छिपाते अंग्रेजों ने विद्रोहियों पर बहुत जोर से वास्तविक हमला किया। जो सिख और गोरे लोग तीर की तरह चलते आ रहे थे, उन पर ग्वालियर की सेना ने तोपों से भयानक गोलाबारी की। उसी तरह पांडे लोगों की सेना भी बंदूकों से आंगल सेना पर आग बरसाने लगी। सिख लोगों के डबल मार्च से दौड़ते ही विद्रोहियों से उनकी आधे एक घंटे तक विकट कुश्ती हुई। इतने में पील के लोग तोपे लेकर वहां आ गया तो विद्रोहियों का दाया बाजू हटने लगा। एक बार उसके हटना शुरू करते ही अंग्रेजी सेना को जो जोश आया मत पूछो। उन्होंने जल्दी ही बाहर की सेना को तितर बितर कर दिया, उनकी तोपें पकड़ ली और उनकी सारी छावनी पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोहियों के दाएं बाजू पर ऐसी परिपूर्ण विजय सर कोलिन को प्राप्त हुई, परंतु उसकी इच्छा इतने से शांत होने वाली नहीं थी। उसके मन में दाएं बाजू की ओर काल्पी का रास्ता रोककर तात्या को सैसन्य शरण लाने का विचार था। इसीलिए उसने ब्रह्मवर्त के रास्ते पर मैसफील्ड को तत्काल भेज दिया। इस दिन एशियाटिक लोगों के संबंध में पश्चिम का सैनिक सिद्धांत उसके विधि और निषेधात्मक दोनों ही स्वरूपों में वहां प्रकट हुआ। विद्रोहियों के मध्य पर ग्रेट हेड ने जो हमला किया था वह इतना कमजोर था कि यदि विद्रोहियों ने उस पर सचमुच जोर का आघात किया होता तो उसकी हवा निकल गई होती और वह दिन निकल गया होता। पर अंग्रेज सीधे हल्ला बोलते आए तो विद्रोही धौंस में आ गए। अघातक पद्धति से सर कोलिन की इच्छा अधूरी रही, क्योंकि तात्या के सैसन्य शरण आने की संभावना घट गई। वह मराठा सेनापति तात्या टोपे मैसफील्ड को डांटते डपटते अंग्रेजी जाल तोड़कर अपनी तोपों और सेना के साथ पार निकल गया। तात्या को पकड़ना चाहते थे। सर कोलिन, इस मराठी शेर को पकड़ने में तुझे अभी कई खूनी जाल बिछाने होंगे। यद्यपि इस दिन तात्या टोपे तोपों सहित निकल गया था, फिर भी होप ग्रांट ने हमला किया। 9 दिसंबर को शिवराजपुर के पास तात्या की सेना से उसकी एक भागती भिड़त हुई और उसमें से भी तात्या और सेना भाग गए। फिर भी विद्रोहियों की अधिकतर तोपें अंग्रेजों के हाथ लगी। इस तरह सर कोलिन ने तारीख 6 से 9 तक इन 4 दिनों में विडहम की पराजय का प्रतिशोध लिया। विद्रोहियों की 32 तोपें जब्त की और विद्रोहियों की सांकल तोड़कर कुछ को काल्पी की ओर और कुछ को अवध की ओर भगा दिया। इस कठिन विजय के बाद कुछ सरल विजय भी वह क्यों न प्राप्त करे, इसीलिए वह ब्रह्मवर्त दौड़ गया। वहां का राजमहल उसने खंडहर बना दिया, वहां की संपत्ति को लूटा और फिर उस विजय पर झंडा लगाने को ब्रह्मवर्त के विशाल मंदिर तोड़ फोड़ कर ध्वस्त कर दिए।